नमस्कार दोस्तों, शिक्षाशाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी फिजिक्स का सेशन चल रहा है और फिजिक्स का आज 5वां वीडियो है। इससे पहले फिजिक्स का 4 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ऊष्मा यानी हीट चैप्टर के पार्ट 2 यानी दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। पहला पार्ट इसका जो है वो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट से जा कर के ज़रूर देख लें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी 0 डिग्री हो जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। यानी एक कमरा है और कमरे में रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा को खोल दिया जा रहा है तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा। तो कमरे का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि रेफ्रिजरेटर तो वो ठंडा करने का काम करता है, लेकिन जब उसको कमरा में खोलेंगे ठंडा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा, एक टेबल पंखा है और उसको बंद कमरे में चलाया जा रहा है तो कमरे की हवा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए गर्म होगी, बी ठंडी होगी, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, चाहे वो टेबल पंखा हो या छत वाला पंखा हो, जब उसको बंद कमरे में चलाया जाता है तो कमरे की हवा गर्म हो जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि ऊष्मा का सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक कौन है। ये बताना है कि निम्न में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए ठंडा पानी, बी गर्म पानी, सी समुद्र का पानी और डी आश्रित पानी। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, ठीक है, तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो है समुद्र का पानी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा, आणविक संगठन का ये अर्थ होता है कि अणुओं के संगठन के द्वारा, यानी अणुओं के द्वारा जो ऊष्मा का होता है संप्रेषण, उसको हम लोग क्या कहते हैं। एक अणु से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण और डी है प्रकीर्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संवहन, यानी आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक। ऑप्शन नंबर ए पारा, बी पानी, सी ईथर, डी बेंजीन। तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो है पारा, इसीलिए इसका उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है। याद रखिएगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर में टेम्परेचर को मापने के लिए पारा का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। देखिए, सोलर कुकर की बात की जा रही है और ये सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म करता है। सोलर कुकर जो होता है वो सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित करके उसके अंदर जो खाना होता है या जो पकाने का सामग्री होता है उसको पकाया जाता है। तो कौन सा भाग, यानी सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरण, बी अवरक्त किरण, सी कॉस्मिक किरण, डी प्रकाशीय किरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। अधिक ज्वालक यानी अधिक गर्मी किसके द्वारा पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए उबलता हुआ पानी, बी भाप,
सी गर्म हवा, डी सूर्य की किरणें। तो अधिक ज्वालक जो है वो पैदा होता है भाप के द्वारा। देखिए, उबलता हुआ पानी से ज़्यादा ज्वलनशील जो होता है, जलनशील जो होता है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है, वो भाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे परावर्तक होते हैं। यह एक स्टेटमेंट है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे परावर्तक होते हैं। यह नियम है, किसका है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे परावर्तक होते हैं, यह नियम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, ये किरचॉफ का नियम है, बी स्टीफन का नियम, सी न्यूटन का शीतलन नियम और डी ऊष्मागतिकी का नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने ये नियम दिया है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क जो होता है उसका आविष्कारक कौन है, यानी खोजकर्ता के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए डीवार, बी स्टीफन, सी किरचॉफ, डी न्यूटन। तो थर्मस फ्लास्क जो है इसका आविष्कारक है डीवार। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? बताना है कि किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए कांच, बी तांबा, सी सीसा और डी है जल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जल, यानी जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने, वाष्प अवस्था में बदलने को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी एक ठोस पदार्थ है जिसको गर्म करते हैं, वो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए वाष्पन, बी आसवन, सी ऊर्ध्वपातन और डी बाहुलीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस जब सीधे गैस में बदल जाता है या वाष्प में बदल जाता है बिना द्रव में बदले, तो उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो है ये कपूर में भी होता है, नौसादर में होता है, नेफ्थलीन में होता है। तो ये सारे उदाहरण भी याद रखिएगा, इसमें ऊर्ध्वपातन होता है क्योंकि इसको जब हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस यानी वाष्प में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक क्या होगा? कोई शुद्ध पदार्थ है, उसमें जब कोई अन्य पदार्थ को मिला देंगे तो उसका गलनांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो क्या होगा कि जब कोई अन्य पदार्थ को मिलाते हैं शुद्ध पदार्थ में, तो शुद्ध पदार्थ में जब अन्य पदार्थ मिलाएंगे तो वो उसको चाहे हम अशुद्धि भी कह सकते हैं, तो अशुद्धि मिलाया जाता है। जब शुद्ध पदार्थ में कोई अशुद्धि मिलाया जाए तो उसका गलनांक घट जाता है, उसका गलनांक घट जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, कोई द्रव है उसका वाष्पीकरण कर दें तो उसका तापमान क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी तेज़ी से बढ़ेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। जब किसी द्रव का वाष्पीकरण कराया जाता है तो उसका तापमान जो होता है वो घटता है। याद रखिए, उसका तापमान घटता है। तो किसी द्रव का वाष्पीकरण करने से उसका तापमान घटता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक वाष्पीकृत नहीं होता है तब तक उसका तापमान जितना है उतना रहता है, और जब वाष्पीकरण होने लगता है तो उसका ऊष्मा जो है वो वाष्प के द्वारा निकलने लगता है। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण होने पर उसका तापमान घट जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस कपूर
से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी ठोस कपूर है और उससे कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, डी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। देखिए ये प्रश्न को अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर बताया था, जहाँ ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड था, तो वहाँ इस प्रकार का उदाहरण मैंने दिया था कि ठोस पदार्थ जब द्रव में बदले बिना वाष्प में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसी प्रकार से कपूर एक ठोस है और ये बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, ये द्रव में नहीं बदलता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। याद रखिए कपूर, नौसादर, नैफ्थलीन ये ऐसे पदार्थ हैं जो बिना द्रव में बदले ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, आयोडीन को भी शामिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। सही बात है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। क्यों पकता है इसका कारण जानना होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, बी क्वथन कम ताप पर होने लगता है, सी दाब स्थिर रहता है, डी कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। प्रेशर कुकर का ये खासियत है कि उसके अंदर क्वथन अधिक ताप पर होता है और यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। ठीक है, पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है 100, ऐसे देखिए जनरली जो है पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो कह रहा है कि पहाड़ पर यदि चले जाए, यानी ज़मीन का जो स्तर है भू स्तर से अधिक ऊंचाई पर चले जाएं, पहाड़ पर चले जाएं, तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? मेनली ये कहा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो सामान्य जगह पर उबलता है पानी, ऊँचे स्थान पर चले जाएँ तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलेगा, बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलेगा, सी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जब हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब जब वो घटते जाता है और इस प्रकार से पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबल जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए ये जो है ये एक क्वेश्चन पिछले वीडियो का आ गया है इसमें। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी विद्युत आवेश का और डी है विद्युत धारा का। तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, तो जान ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। अगला प्रश्न है कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.8 कैलोरी पर ग्राम, बी 8 कैलोरी पर ग्राम, सी 80 कैलोरी पर ग्राम, डी 536 कैलोरी पर ग्राम। तो बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, बीबीआई क्वेश्चन है। इसमें मैंने 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सेलेक्ट किया है दोस्तों, तो इसको एक बार देखने के बाद से फिर से देख सकते हैं ताकि ये याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। याद रखिए अभी तुरंत मैंने पढ़ा था बर्फ़ की, तो बर्फ़ की तो 80 कैलोरी पर ग्राम पढ़े थे। वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 536 कैलोरी पर ग्राम, बी 336 कैलोरी पर ग्राम, डी 542 कैलोरी पर ग्राम और डी है 340 कैलोरी पर ग्राम। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो है वो होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऑप्शन नंबर ए संवेग, बी ऊर्जा, डी संवेग और ऊर्जा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित रहता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सतह का ताप होता है, वीवीआई प्रश्न है ये दोस्तों। सूर्य के सतह का ताप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 600 केल्विन, बी 2000 केल्विन, सी 6000 केल्विन, डी 7000 केल्विन। तो सूर्य के सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। सूर्य के सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट एक डिवाइस है, इसका क्या प्रयोजन होता है? ऑप्शन नंबर ए तापमान को मापना, बी तापमान को बढ़ाना, सी तापमान को स्थिर रखना और डी है ताप को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है वो है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए पानी के बहाव से, बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी रसोई गैस से, डी ठोस को पिघलाने से। तो कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? इसका सही आंसर है बी, यानी संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऊष्माधारिता अधिक किसकी है? ऑप्शन नंबर ए लोहे के टुकड़ा, बी जल, सी समय स्वर्ण का टुकड़ा और डी बेंजीन। स्वर्ण यानी सोना। तो किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऊष्माधारिता का अर्थ ये हो गया कि ऊष्मा धारण करने की क्षमता किसकी अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल, यानी जल की जो है वो ऊष्माधारिता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है ये। आज के वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सेलेक्ट किया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में भी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। क्वेश्चन है 300 केल्विन के बराबर है। 300 केल्विन के बराबर बताना क्या है? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 27 डिग्री सेल्सियस, सी 300 डिग्री सेल्सियस और डी है, सॉरी यहाँ पर डी होना था, यहाँ ए लिखा गया है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 300 केल्विन किसके बराबर है? देखिए केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने का मैंने पिछले वीडियो में रूल बताया था कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए जितना केल्विन का मान होता है उसमें से 273 को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 273 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 27। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, ये था आज का 25 बहुवैकल्पिक प्रश्न। आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।